वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th की और वहाँ पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री को। और सरफेस केमिस्ट्री में 1 2 3 4 5 लेक्चर आपके पहुँच चुके हैं आपके पास। आज है लेक्चर नंबर 6। इससे पहले जो लेक्चर था वहाँ पढ़ रहे थे हम कोलाइड्स के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन देखी थी कोलाइड्स की और कोलाइड्स के जो कंपोनेंट होते हैं, है ना, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक जो है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कोलाइड जो सिस्टम होता है या कोलाइड जो सॉल्यूशन होता है उसका क्लासिफिकेशन, उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। बच्चों, कोलाइड सॉल्यूशन को कई तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। मेन जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपके बोर्ड के यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं इनको एक एक बार आपको पूरा कंप्लीटली समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट को हम क्या लेंगे, अलग से लेंगे और एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि 2020 के अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था यहाँ से कि लायोफिलिक और लायोफोबिक द्रव स्नेही और द्रव विरागी कोलाइड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2015 में रिपीट हुआ था, पहले भी आया हुआ है। इसके अलावा यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है जैसे कि एरोसोल, फोम, जेल, इनमें डिफरेंस, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के अंदर कि बहुआण्विक और बृहद आणविक जो कोलाइड्स होते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो जनरली यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा इस टॉपिक से वो आएगा कि नहीं दो के बीच में अंतर ज्ञात करना। तो आपको सिंपल सी जो डिफरेंस होते हैं 1 या 2, वो डिफरेंस आपको ध्यान से देखने हैं। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन जो किया गया कोलाइड सिस्टम का, तो पहले तो आपको बता दूँ कोलाइड सिस्टम में 2 चीज़ें होती है। एक आपका क्या होता है, डिप्रेशन मीडियम, और एक होता है डिप्रेस्ड फेज, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षिप्त माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था वापस बता दूं मैं, जैसे कि आपका विलय और विलायक विलयन बनाता है, तो जो विलय होता है वो वहाँ पर क्या कहलाएगा, आपका डिप्रेस्ड फेज कहलाती है, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है, जिसको कि मिलाया गया यूँ मान के चले, जो कम मात्रा में होता है। और डिप्रेशन जो मीडियम है वो ये होगा आपका जो अधिक्य में होता है, जैसे कि आपका वास्तविक सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट की जगह यहाँ पर आपका क्या होगा, मीडियम होगा, और विलय की जगह यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रावस्था या फेज होती है। पहला क्लासिफिकेशन जो किया जाता है नेचर ऑफ डिप्रेशन मीडियम, यानी कि जो परिक्षेपण माध्यम है उसके आधार पर आप किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हो किसी कोलाइड को, तो उस आधार पर इनको जनरली जैसा मीडियम है उसी हिसाब से लिया गया। जैसे हाइड्रोसोल, हाइड्रो का मतलब यहाँ जल से है। अगर आपका मीडियम वाटर है और उसके अंदर आपने क्या, जैसे आप पानी लेते हैं और उसमें गोंद मिला देते हैं, गोंद के पार्टिकल मिला देते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोसोल कहलाएगा। दूसरा है एरोसोल, यहाँ पर आपका जनरली मीडियम जो होता है वो वायु होती है, जैसे आपका धुआं है, तो ये एरोसोल में आएगा, जहाँ पर कार्बन के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, कोलाइड पार्टिकल, और एयर वहाँ पर क्या होती है, मीडियम का काम करती है। इसी तरह से एल्कोसोल, तो यहाँ पर आपका एल्कोहल जो होगा वो मीडियम होता है। और बेंजोसोल के अंदर मीडियम कौन होता है, बेंजीन होता है। तो जैसा मीडियम है उस हिसाब से इसको क्लासीफाई किया गया है, हाइड्रोसोल, एरोसोल, एल्कोसोल और बेंजोसोल। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो हाइड्रोसोल और एरोसोल में डिफरेंस क्या है, तो हाइड्रोसोल में जो आपका डिप्रेशन मीडियम है वो क्या होगा, आपका वाटर होगा, और यहाँ पर क्या होगी, आपकी एयर होती है। ओके, सेकंड जो है स्ट्रक्चर ऑफ कोलाइड पार्टिकल। जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मल्टीमोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर, यानी कि बहुआण्विक। आपको पता है बच्चों की कोलाइड कणों का जो मैंने आपको बताया था 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में इनकी स्ट्रक्चर साइज होती है। जब 1 नैनोमीटर से कम साइज के पार्टिकल आपस में मिलकर, जैसे कि ये 0.1 का है, 0.2 का है, 0.3 के है, ऐसे पार्टिकल मिलकर इस साइज में आ जाते हैं, 1 से 1000 nm की साइज में आ जाते हैं। तो कई सारे जो वास्तविक विलयन जिसको कहा गया हमने, है ना, जो वास्तविक विलयन होता है जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है, 1 नैनोमीटर से कम साइज के उनके पार्टिकल होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं, पुंज बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और फिर उन पार्टिकल की साइज क्या हो जाती है आपकी
कोलाइड के बराबर हो जाती है। तो ऐसे कोलाइड को हम क्या कहते हैं, बहुआण्विक, जो एक से अधिक अणुओं के जमा होने से बनते हैं। इसका एग्जाम्पल हम डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे मिसेल जो फॉर्मेशन होता है, साबुन के छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, मिसेल बनाते हैं, तो कोलाइड पुंज बना लेते हैं, यानी कोलाइड फेज में चले जाते हैं। एक आपके बृहद आणविक, इनकी साइज पहले से ही बड़ी होती है। जैसे आपके जितने भी जैविक जो होते हैं, स्टार्च हैं, सेलुलोज हैं, तो ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। तो इनकी साइज वैसे ही क्या होती है, आपकी कोलाइड के बराबर होती है। तो ये बड़ी साइज़ के होते हैं, तो ये बृहद आणविक कहलाते हैं। इनको हम डीप में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल वगैरह और इसके फॉर्मेशन, विशेष रूप से आपका मिसेल फॉर्मेशन जो साबुन की मैकेनिज्म है। फिर है भौतिक अवस्था के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। कौन सी भौतिक अवस्था, डिप्रेस जो आपका फेज है उसकी फिजिकल स्टेज क्या है, और डिप्रेशन मीडियम जो है उसकी फिजिकल स्टेज क्या है। तो जनरली हम 3 कैटेगरी में फिजिकल स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यदि आपका मीडियम सॉलिड है तो उस सॉलिड में हम सॉलिड को मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड को मिक्स करते हैं और गैस को मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के, जब सॉलिड मीडियम का काम करे, डिप्रेशन मीडियम बन जाए और उसके अंदर डिप्रेस फेज क्या होगी, सॉलिड लिक्विड हो रही है, तो 3 तरह का आपको कोलाइड सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरह से अगर आपका मीडियम लिक्विड है, उसमें 3 चीज़ को मिलाते हैं तो आपको 3 तरह का कोलाइड सॉल्यूशन और मिलेगा। और यदि आपका मीडियम गैस है तो गैस में गैस को मिलाया गया, गैस में सॉलिड को मिलाया गया, गैस में लिक्विड को मिलाया गया और कोलाइड सॉल्यूशन मिलाया, प्राप्त किया आपने। तो इस तरह से आपको 9 टाइप के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल और इनमें डिफरेंस जो इनके नाम दिए गए हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा माइन्यूटली दिमाग में रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला जो है डिप्रेस फेज और डिप्रेशन मीडियम, विलय और विलायक, इनके बीच में किस तरह का एफेक्शनेट है, एफिनिटी है, ठीक है, आकर्षण बल क्या है। तो यदि आपका जिसको मिलाया है और जिसके अंदर मिलाया है उन अणुओं के बीच में अगर अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको क्या कहा जाता है, लायोफिलिक, यानी कि द्रव स्नेही। जैसे गोंद का सॉल्यूशन है ना, चिपचिपा हो जाता है वो, वहाँ पर आपका वाटर और उस गोंद के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो, ठीक है ना, आसानी से बन जाते हैं वो, तो उन्हें हम कहते हैं द्रव स्नेही या लायोफिलिक कहा जाता है। और दूसरा द्रव विरोधी, अधिकांश मेटल सोल जो होते हैं, जैसे आप गोल्ड का सोल बनाते हैं तो सोने के पार्टिकल और पानी के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होगा, तो ये आपके क्या होते हैं, लेयोफोबिक कहलाते हैं। तो लेयोफोबिक का मतलब हो जाता है द्रव विरोधी। यहाँ पर इनके डिफरेंस को आपको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है, डिफरेंस यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से 2 चीज़ों से आपको क्वेश्चन जनरली मिल जाता है। फिर एक क्लासिफिकेशन किया गया, कोलाइड सॉल्यूशन क्या होते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। आवेशित होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो चार्ज के आधार पर 2 प्रकार के सोल होते हैं, या तो कोलाइड आपका पॉजिटिव सोल होगा, धनात्मक, या नेगेटिव सोल होता है। तो ये जनरल इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, किसका, कोलाइड्स का, जहाँ से आपके 2 चीज़ें, एक तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, एग्जाम्पल्स और डिफरेंस के बारे में, और एक यहाँ पर जो आपके सोल, जेल, फोम, इस तरह के जो वर्ड आते हैं तो उनके बारे में आपको डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका, ठीक है। और यहाँ से आपका बहुआण्विक में आपका मिसेल फॉर्मेशन का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। मिसेल जो बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल साबुन के मिलकर क्या बना लेते हैं, पुंज बना लेते हैं, कोलाइड कण बना लेते हैं, तो उनके बारे में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो बच्चों ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका पूरा, इसको ध्यान से आपको समझना है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एक एक को लेते हैं। एक एक प्रकार का जो क्लासिफिकेशन लिया गया है इसको हम डिटेल से एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। तो आप सबसे पहले आपका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो बच्चों पहला जो वर्गीकरण हमने लिया था वहाँ पर था बेसिस ऑन डिप्रेशन मीडियम, यानी कि आपका प्रक्षेपण माध्यम क्या लिया गया, उस आधार पर हम कोलाइड सिस्टम को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जनरली। पहला जो होता है आपका हाइड्रोसोल। हाइड्रोसोल जनरली कोलाइड्स को हम सोल के नाम से, है ना, सोल कहा जाता है इनको। तो हाइड्रोसोल, तो यहाँ पर आपका डिप्रेशन मीडियम जो होगा वो क्या होगा, आपका डिप्रेशन मीडियम जो है वो क्या होने वाला, आपका H2O या वाटर होगा, ठीक है। और डिप्रेस फेज यहाँ पर जो भी है आपकी कोई भी हो सकती है। दूसरा जो है आपका एरोसोल। एरोसोल का मतलब समझ गए आप कि यहाँ पर आपका जो मीडियम है, डिप्रेशन मीडियम जो है वो क्या होगा, आपका एयर होगी, हवा होगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना, धुएं का उदाहरण है। तीसरा जो है वो है आपका एल्कोसोल। एल्कोसोल मीडियम जो होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पर एल्कोहल होगा, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल।
तो यहाँ पर आपका डिप्रेशन मीडियम जो है वो क्या होगा, आपका एल्कोहल होगा। जब एल्कोहल को मीडियम के रूप में लिया जाता है तो उस तरह का जो सोल तैयार होता है उसको हम एल्कोसोल कहेंगे। और चौथा हमने लिया है बेंजोसोल। बेंजोसोल में आपका मीडियम पता चल गया होगा, क्या होगा, बेंजीन होगा। तो यहाँ पर आपका डिप्रेशन मीडियम जो है वो क्या होगा, आपका बेंजीन। तो पहला जो क्लासिफिकेशन किया हमने किस आधार पर, मीडियम के आधार पर। तो जैसा मीडियम है उसी तरह से उसको नाम दिया गया है। ओके बच्चों, चलो इसका स्टेज छोड़ लो, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं हम। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है आपका सेकंड वाला, वो है बेसिस ऑन फिजिकल स्टेज ऑफ डिप्रेस मीडियम एंड डिप्रेशन मीडियम एंड डिप्रेस फेज के आधार पर, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर हम इसे जो डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप में। जैसे कि आप परिक्षिप्त प्रावस्था सॉलिड लिया आपने, तो सॉलिड को आपने सॉलिड में, मीडियम में, सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड को गैस में, तो 3 तरह के आपके कोलाइड सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आप लिक्विड को किसी में मिलाते हैं तो लिक्विड को सॉलिड में मिलाने पर, लिक्विड को लिक्विड में मिलाने पर, लिक्विड को गैस में मिलाने पर, और इसी तरह से अगर गैस को आप सॉलिड में मिलाते हैं या गैस को लिक्विड में मिलाते हैं तो यहाँ पर गैस और गैस का कोलाइड सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखें। 8 तरह के कोलाइड विलयन होंगे, मैंने वहाँ पर आपको 9 बताए थे, केवल उस हिसाब से कि आपको ध्यान रहे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जाने, गैस का गैस में कोलाइड सॉल्यूशन नहीं मिलता है क्योंकि वो होमोजीनियस हो जाती है। ओके, अब पहला जो आप ध्यान रखें, जो मैं यहाँ पर कुछ नाम ले रहा हूँ जहाँ पर डिफरेंस पूछे गए कई बार, सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जाए। सॉलिड का मतलब किसी सॉलिड जो आपका फेज है उसको कहाँ मिलाया गया, किसी सॉलिड मीडियम में मिलाया गया। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे कि कलर ग्लास है आपके, या कई सारे रत्न हो जो होते हैं आपके, जैसे रूबी रत्न है, खनिज है। तो कलर ग्लास में क्या होता है, सॉलिड आपका होता है किस रूप में, मीडियम के रूप में, और उसमें सॉलिड पार्टिकल को ही मिलाया जाता है। तो वह जो विलयन होगा उसको कोलाइड सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, सॉलिड सोल कहा जाएगा। दूसरा है सॉलिड को लिक्विड में मिलाया गया, ध्यान आ गया ना, लिक्विड है आपका माध्यम, ठीक है ना, और उसके अंदर आपने क्या मिलाया, किसी सॉलिड को उसमें डिप्रेस किया है, तो सॉलिड को मिलाने पर वह कहलाएगा आपका सोल कहलाएगा। और उस सोल के एग्जाम्पल में आप देखें, पेंट है, कोशिका द्रव्य है, गोल्ड सोल है, गोंद है, ठीक है ना, जहाँ पर आपने गोंद को क्या करते हैं, पानी लिया जाता है और उसमें गोंद सॉलिड को डाल दिया जाता है, तो वह आपका क्या मिलेगा, सोल मिलेगा, उसको सोल कहा जाएगा। तो सोल, सॉलिड और गैस। अगला, गैस आपका मीडियम है और उसमें सॉलिड है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझे, धुआं है, धूल भरी आंधी है, तो यहाँ पर क्या, धूल के पार्टिकल हवा के अंदर होते हैं। इसी तरह धुएँ के अंदर कार्बन के पार्टिकल कहाँ होते हैं, आपके हवा के अंदर होते हैं। तो वहाँ पर सॉलिड तो आपका क्या है, डिप्रेस फेज है, और यहाँ पर डिप्रेशन जो मीडियम होगा वो गैस होगा। इनको कहा जाता है एरोसोल। जैसे होता है ना, मीडियम क्या है, गैस है, तो उसको एरोसोल कहा जाएगा। फिर आपका लिक्विड को मिलाया गया है सॉलिड के अंदर, यानी कि सॉलिड ज़्यादा मात्रा में, लिक्विड कम मात्रा में है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को जेल कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट मान के चले आप, जेल कई बार पूछा गया है। जेल क्या होते हैं, तो जेल का मतलब हो जाता है जहाँ पर लिक्विड को मिलाया गया सॉलिड में। एग्जाम्पल जैसे पनीर, मक्खन वगैरह, तो मक्खन होता है ना, तो वहाँ पर सॉलिड ज़्यादा होता है और बीच में क्या होता है, आपका लिक्विड होता है फेट्स, तो यहाँ पर आपका जेल कहलाता है, ठीक है ना। इसी तरह आपकी जो जेल इंक आती है, तो वहाँ पर भी वही है कि आपका सॉलिड इंक ज़्यादा मात्रा में और जेल जो होता है लिक्विड कम मात्रा में, उसको डिजोल्व किया जाता है। फिर लिक्विड का लिक्विड में, तो इनको इमल्सन और पायस, जैसे तेल और पानी को मिला दिया जाए, ठीक है ना, पानी में तेल या तेल में पानी, तो वो लिक्विड का लिक्विड में होगा, तो इसको इमल्सन और पायस कहेंगे। इसको भी हम डीपली पढ़ने वाले हैं, इमल्सन और पायस, इनका सेपरेशन, इनकी आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल है दूध है, हेयर क्रीम है, ठीक है ना, वहाँ पर लिक्विड से लिक्विड को किया जाता है। फिर आपका है लिक्विड इन गैस, गैस के अंदर लिक्विड को मिलाया गया तो वह कहलाएगा आपका एरोसोल ही कहलाएगा। और जैसे आपका बादल देखें या कोहरा देखें, ठीक है ना, तो बादल में आपकी क्या होती है, जल की मात्रा होती है और हवा ज़्यादा मात्रा में होती है, तो वह आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एरोसोल का, लिक्विड इन गैस। फिर गैस को सॉलिड में मिलाया गया, सॉलिड ज़्यादा मात्रा में और गैस, तो इसका उदाहरण है फोम, आपके जो जाग होते हैं, सॉरी फोम है ना, और रबर।
और फिर गैस को लिक्विड में मिलाया जाए, तो इसके एग्जांपल आपके साबुन के झाग हो गए, फैटी हुई क्रीम हो गई, सोडा वाटर हो गया। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, लिक्विड ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये आपके जनरली क्या है, क्लासिफिकेशन है। इनमें कुछ चीज़ों पर कई बार पूछा गया है, किसी एग्जाम्पल को ले लिया जाता है कि सोडा वाटर किस तरह का कोलाइड है, या इसका डिप्रेशन मीडियम क्या है, डिप्रेस फेज क्या है और डिप्रेशन मीडियम क्या होता है, उसके बारे में पूछा जाता है किसको किस में मिलाया गया है। विशेष रूप से आप एक तो जेल को ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है ना, जेल, इमल्शन, इन चीज़ों पर बिल्कुल फोकस करें, इन चीज़ों को दिमाग में रख लें और इनके एग्जाम्पल्स ध्यान रखें। विशेष रूप से जो आपका एग्जाम्पल है झाग का वो एग्जाम्पल है, सोडा वाटर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो मेन कलर ग्लास हैं, ठीक है ना, ये दूध हैं, बादल या कोहरा है, इन एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान रखें कि इसमें क्या। वैसे भी आप डेली लाइफ में इसको सोचें, जैसे कि कोहरा होता है तो कोहरे में क्या होता है, आपका जल की मात्रा होती है बहुत कम मात्रा में, और अधिकतर क्या होता है वहाँ पर आपके धूल और उसके पार्टिकल, उसके गैस के गैस ही गैस होती है, तो वह आपका कहलाएगा धुंध या कोहरा जिसको कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन जो है थर्ड बेस, जो मैंने बताया था, बेसिस ऑफ एफिनिटी बिटवीन डिप्रेस फेज एंड डिप्रेशन मीडियम। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण प्रावस्था के अणुओं के बीच में आकर्षण बल के आधार पर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक द्रव स्नेही और एक द्रव विरोधी, ठीक है, लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो दो तरह के आपके क्या है यहाँ पर डिवाइडेशन है इनके कोलाइड सॉल्यूशन के। आप दो चीज़ों को सबसे पहले ध्यान रखें, एक गोंद का सॉल्यूशन है और एक मेटल सोल है, यानी किसी धातु का आपने, जैसे कि आप गोल्ड सोल बनाना चाहते हैं तो गोल्ड सोल। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई देगी कि गोंद का जो विलयन है उसको बनाना नहीं पड़ता है, अपने आप जैसे ही गोंद के पार्टिकल डालोगे उसके अंदर, गोंद आपने सॉलिड जो उसको पानी में मिलाओगे वह घुलता जाएगा, और उन अणुओं के बीच में, जल और गोंद के अणुओं के बीच में एक एफिनिटी होती है, आकर्षण बल होता है, और आकर्षण बल के कारण उनका विलयशीलता बड़ी आसानी से वह सोल्यूबल हो जाते हैं। जबकि अगर सोने के पार्टिकल को आप पानी के अंदर डाल देते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है। वहाँ पर उन पार्टिकल्स को पहले फोर्सली या किसी मैकेनिकल मेथड के द्वारा कोलाइड पार्टिकल के रूप में लाना पड़ता है उनको, और जब कोलाइड पार्टिकल के रूप में आ जाते हैं तब जाके उसका सोल तैयार होता है। वहाँ पर डिप्रेस फेज और डिप्रेशन मीडियम के अणुओं के बीच में कोई एफिनिटी नहीं होती है। उस आधार पर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनमें डिफरेंस है। सबसे पहले आप डिफरेंस को देखें तो आपको डिफरेंस में जो नज़र आने वाली चीज़ है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या है। तो आकर्षण बल, जैसा कि मैंने बताया कि द्रव स्नेही किसे कहते हैं, जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के बीच में उच्च आकर्षण बल हो तो ऐसे कोलाइड विलयन को क्या कहा जाता है, द्रव स्नेही कहा जाता है। और जब उनके बीच में आकर्षण कम हो तो उसे द्रव विरोधी कहा जाता है। तो इनमें आकर्षण बल अधिक होता है, और डिप्रेस जो फेज है आपकी, वहाँ पर कण आसानी से उस मीडियम के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर आसानी से सोल्यूबल नहीं होते हैं। सामान्यतः इनकी जो नेचर है ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, कार्बनिक पदार्थों के विलयन होते हैं, जबकि ये अकार्बनिक नेचर के होते हैं, जैसे आपके मेटल सोल वगैरह। कंसंट्रेशन किसकी, परिक्षिप्त प्रावस्था की, जो चीज़ मिला रहे हो कितना मिलेगा अधिक में, तो यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन उच्च होती है। जो आपका माध्यम है उसके अंदर जो प्रावस्था मिलाई जा रही है, यानी कि विलय जो है उसकी सांद्रता उच्च होने वाली है, जबकि यहाँ पर सांद्रता क्या होती है, कम होती है। अब उसके स्ट्रक्चर, कणों का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, तो ये साधारणतः बृहद आणविक होते हैं, यानी कि मैक्रो मोलिकुलर होते हैं, आणविक नेचर के होते हैं, जैसे स्टार, सेलुलोज, गोंद, इनके अणु पहले से ही कोलाइड कणों से आकार के होते हैं। जबकि ये संगुणन कोलाइड, यानी कि इनको क्या किया जाता है, कॉन्जुगेट किया, छोटे छोटे पार्टिकल जो मैंने बताया अभी पहले कि बहुआण्विक, कई छोटे पार्टिकल पीस लिया जाता है, पीस कर फिर उनको कोलाइड शेप में लाया जाता है, तो कई अणुओं का एक पुंज बन जाता है, झुंड बन जाता है, तब जाके वह कोलाइड बनता है। तो ये संगुणन कोलाइड होते हैं, यानी कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे और ये पॉलीमोलिक्यूलर होंगे। फिर आप विस्कोसिटी की बात करें, शांता, तो इनके बीच में एट्रैक्शन ज़्यादा है, एट्रैक्शन ज़्यादा है तो इनकी शांता भी क्या होगी, उच्च होगी, जबकि इनकी शांता क्या होती है, कम होती है। स्टेबिलिटी की बात करें तो दोनों के बीच में आकर्षण बल अधिक होने के कारण वह लंबे समय तक कोलाइड फेज में रह जाएगा, वो विलयन स्थायी रहेगा, ठीक है। तो ये स्थायी होता है और इसमें किसी प्रकार का स्थायी कारक, आगे बढ़ने वाले हम संगुणित से बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं अपन, स्थायी कारक मिलाया जाता है, तो इसमें स्थायी कारक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इनके अंदर स्थायी कारक की आवश्यकता होती है। अगर कोलाइड विलयन बना लेते हैं
फिर आप थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं तो पार्टिकल वापस अलग हो जाते हैं और आपका परिक्षेपण माध्यम अलग हो जाता है, यानी कि वह कोलाइड नहीं रहता है, सहमांगी से विषमांगी फेज में चला जाता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका रक्षण करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर किसी न किसी चीज़ को मिलाया जाएगा। फिर आपका सरफेस टेंशन की बात करें तो यहाँ पर सरफेस टेंशन जो होती है, अगर आप किसी मीडियम को लेते हैं, पानी को लिया और गोंद डाल दिया, तो वहाँ पर सरफेस टेंशन जो पानी का वैसा ही बना रहेगा, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। जबकि यहाँ पर सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। और इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो जब द्रव स्नेही कोलाइड को एनोड और कैथोड के बीच में रखा जाता है तो ये दोनों और गति करते हैं, जबकि ये किसी एक और गति करेगा। ओके, और एग्जांपल्स गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, सेलुलोज, ये जितने भी सॉल्यूशन है आपके कौन से, द्रव स्नेही के हैं। और ये धातु के सोल जितने भी होते हैं आपके, सल्फर सोल, धातु सोल, ये जितने भी सोल है वो आपके क्या होंगे, द्रव विरोधी होते हैं। ओके, ये आपके इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको ध्यान रखना, इसमें से 2 अंतर कम से कम आपसे पूछे जाते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज। कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कोलाइडी कण पर आवेश अगर नहीं हो तो वो कण आपस में चिपक जाते हैं, और चिपक जाने के कारण उसको कॉन्जुगेशन या स्कंदन कहा जाता है, जिससे फिर वो कोलाइडी कणों से ज़्यादा बड़े आकार के हो जाते हैं और सस्पेंशन में चले जाते हैं। तो एक कोलाइडी विलयन में कोलाइडी आकार बना रहे, कोलाइडी कण बने रहे, इसका मेन कारण होता है कि प्रत्येक कोलाइडी के ऊपर किसी न किसी चार्ज पार्टिकल का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसके कारण सभी कणों के ऊपर समान चार्ज होता है। जैसे आपका Fe का सोल है, ठीक है ना, तो Fe के सोल के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अधिशोषित हो जाता है, तो सभी पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण एक दूसरे को रिपल्ड करते हैं, जिसके कारण इनमें कॉन्जुगेशन नहीं होता है और वो कोलाइडी सॉल्यूशन बना रह जाता है। तो यहाँ पर आपके जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो चार्ज के आधार पर किया गया है कि जो आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था है, यानी कि जिस पार्टिकल को आपने मिलाया है उस पार्टिकल पर चार्ज के आधार पर 2 कैटेगरी है, पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल। पॉजिटिव सोल का मतलब इन कणों के ऊपर प्लस चार्ज होगा, धनावेशित कण यहाँ पर अधिशोषित होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पर जो आपके परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसको नेगेटिव सोल कहा जाता है। अब एग्जाम्पल ध्यान रखिए बच्चों इसमें, जैसे आपके हाइड्रोक्साइड जितने भी होते हैं धातुओं के, वो सभी आपके पॉजिटिव में जाएंगे। हीमोग्लोबिन जो है आपका Fe वहाँ पर मेन है, तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वो आपका पॉजिटिव में जाएगा। इसके अलावा क्षारीय जो रंजक होते हैं, कलर करने वाले डाइज जो होते हैं, वो सारे आपके पॉजिटिव सोल होते हैं। इसके अलावा धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, जहाँ ऑक्सीजन आ रहा है वो आपका पॉजिटिव सोल में जाएगा। अब नेगेटिव सोल की बात करें तो जितने भी आपके धातु हैं उन पर नेगेटिव सोल होगा। सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड, वो नेगेटिव सोल में जाएंगे। इसके अलावा अम्लीय जो आपके रंजक होते हैं वो सब आपके इसमें जाएंगे नेगेटिव में। और सोइल और स्टार्च, जिलेटिन, ये सारे आपके क्या है, नेगेटिव सोल होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल पर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आगे एप्लीकेशन में इन एग्जाम्पल पर जहाँ पर हम कॉन्जुगेशन पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पर कई सारे होंगे कि हम ब्लड पर फिटगरी लगाते हैं तो ब्लड क्यों रुक जाता है, डेल्टा क्यों बन जाता है, उन सारे क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो आप जैसे मिट्टी है तो कौन सा सोल है। तो आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। और लास्ट क्लासिफिकेशन जो है वो अणुओं की संरचना के आधार पर किन अणुओं से बना है। तो एक तो होता है मल्टीमोलिकुलर और एक होता है मैक्रोमोलिकुलर, यानी कि बहुआण्विक और बृहद आणविक। बहुआण्विक को हम जनरली मिसेल भी कहते हैं, मिसेलियस भी कहा जाता है इनको। देखो बच्चों, यहाँ पर किसे कहेंगे बहुआण्विक, 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटे अणु परस्पर मिलकर पुंज बनाकर जब कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो उसे कहते हैं बहुआण्विक। यानी कि वहाँ पर एक कोलाइड विलयन कई अणुओं का समुच्चय होगा, ग्रुप होगा, ठीक है ना। जैसे कि 1 नैनोमीटर से कम साइज के आकार के ये पार्टिकल हैं और ये आपस में जुड़कर क्या करते हैं, पुंज बना लेते हैं, सभी एक साथ मिल गए। अब इसका आकार ये हो गया, तो इसका तो 1 नैनोमीटर से कम है और ये अब आपका 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच के साइज में आ जाते हैं। तो ये कहलाता है आपका, जिसमें कई अणुओं का समूह बना है, वो बहुआण्विक कहलाएंगे। यानी कि 1 नैनोमीटर से छोटे अणु परस्पर बंधित होकर कोलाइडी विलयन का निर्माण करें या कोलाइडी कणों का निर्माण करें तो उसे बहुआण्विक कहा जाएगा। और एग्जाम्पल में सल्फर सोल है, गोल्ड सोल है, धातुओं के सोल हैं। धातुओं को इसी तरह से पहले पेस्ट किया जाता है, सामान्य छोटे अणुओं के आकार में उसको पेस्ट किया जाएगा, फिर उनको जब घोला जाता है तो वो आपस में पुंज बनाते हैं। और सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका आपका साबुन के अंदर देखेंगे कि साबुन को जब घोलते हैं तो वह वास्तविक विलयन बनाता है, और जब एक निश्चित कंसंट्रेशन के बाद अगर साबुन और चला जाए तो फिर वह आपस में साबुन के पुंज बन जाते हैं, साबुन के कणों का, और उसे मिसेल कहा जाता है। और वही आपके कोलाइडी कण होते हैं और कोलाइडी सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, साबुन की क्रियाविधि को।
और दूसरे हैं बृहद आणविक। पहले से ही अणुओं का आकार बड़ा होता है, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा। कोलाइड का होता है 1 से 1000 के बीच, ये उससे बड़े होते हैं। और जब आप इसको विलय करते हैं तो ये वापस विलय होकर बड़ी साइज़ के, जैसे आपका बड़ी साइज़ के पार्टिकल है ये, और जब आप बोलते हो तो ये कोलाइडी पार्टिकल में चले जाते हैं। ये आपका कोलाइडी पार्टिकल आ गया। तो ये बड़े से छोटे होते हैं डिजोल्व होकर, ये छोटे से बड़े होते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। ये कई अणुओं से मिला होता है, ये एक ही अणु होता है जो टूटकर डिजोल्व होकर कोलाइडी आकार में चले जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, ये जो भी आपके हैं वो सभी इसके एग्जाम्पल होंगे। अब बच्चों एक चीज़ हम जो आपके कई बार बोर्ड में पूछा गया है मिसेल फॉर्मेशन या साबुन की क्रियाविधि के बारे में, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो लास्ट क्लासिफिकेशन है। ले लिया? मिटा दूँ? चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं मिसेल फॉर्मेशन, यानी कि जो आपका बहुआण्विक कोलाइडी सॉल्यूशन जो बनता है या कोलाइडी पार्टिकल बनता है वो किस तरह से बनता है। जनरली साबुन जो होते हैं, जैसे कि एक साबुन का सामान्य कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं, ये है आपका साबुन। सोडियम या पोटेशियम की क्या होते हैं, ये कार्बोक्सिलेट लवण होते हैं। जैसे कि आपका ये उदाहरण हो गया, ये आपकी एक चेन है और उसके बाद यहाँ पर आपका ये पोल। जब आप इसको डिसोल्व करते हैं तो इसके दो डिसोशिएट होकर दो पार्ट हो जाते हैं, HC17 H25 COO नेगेटिव, और यहाँ पर आपका क्या हो गया पॉजिटिव। जैसे साबुन को पानी में घोलते हो तो वह क्या हो जाता है, विलय होकर टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। अब यहाँ पर इसको देखें, इसकी एक लंबी सी कार्बन की चेन है, तो मैं इस चेन को यूँ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसका अंतिम सिरा जो है O- COO- जो कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है। ये एक साबुन को मैंने एक डायग्राम के द्वारा शो किया है। ये आपका कौन सा ग्रुप है, R ग्रुप है, और ये कौन सा है आपका चार्जिंग ग्रुप है जो O- ग्रुप है। अब इस कार्बन की चेन की बात करें तो ये नॉन पोलर होता है, यानी कि अध्रुवीय होगा। क्लियर है ना बच्चों? और आगे का जो सिरा है ये क्या है, आपका पोलर है, ध्रुवीय है। क्लियर है? अब आप इसको जल में घोलते हैं तो जल की स्थिति ये होती है कि H2O पोलर सॉल्वेंट है, ये आपका क्या है, ध्रुवीय है। और जब आप इसको पानी में डालोगे तो पानी के अणु जो हैं, जल के अणु हैं, उसकी तरफ इसका पोलर से पोलर, आपको पता है ध्रुवी की ओर आकर्षित होता है, तो पोलर पार्ट इसकी तरफ आएगा और नॉन पोलर इसका विरोधी होगा, यानी कि जल विरोधी सिरा होगा। ये आपका क्या होगा, जल विरोधी, यानी कि जल के अणुओं से दूर रहेगा। और ये जो होगा वो क्या होगा, आपका जल स्नेही पार्ट होगा। तो आप जैसे यहाँ देखें, ये आपका पानी है और अब आप इसमें साबुन को डालते हैं तो इसकी स्थिति ये होगी, इसका जो जल विरोधी R ग्रुप है वो पानी से दूर रहेगा, यानी कि बाहर की सतह पर, और ये जो आपका है ये जल की ओर, जल के अणुओं की तरफ आकर्षित हो जाता है। क्लियर है? और जब आप इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर क्या होगा, जैसे जैसे साबुन घुलेगा तो माइनस माइनस के बीच में रिपल्शन होगा, और ये रिपल्शन होता है तो इस तरीके से क्या करता है, ये सारा ही आपका जल का पार्ट, ये जल का अणु है तो इसकी ओर ये जल के अणु इस तरह से जुड़ जाएंगे और ये सारे पार्टिकल इस तरह से क्या होंगे, जमा हो जाते हैं। ये H2O का है, ये माइनस पार्ट इसके साथ जुड़ चुका है और R समूह किधर चला गया, इसका पीछे की ओर। तो इस तरह से जो पुंज बना है ये आपका क्या कहलाएगा, मिसेल कहलाता है। और जब बच्चों आप इसमें कोई कपड़ा है जिस पर ऑर्गेनिक चीज़ पड़ी हुई है तो ऑर्गेनिक चीज़ जो होती है जैसे तेल का धब्बा है तो उससे R जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बनिक से कार्बनिक भाग जुड़ेगा, तो ये R जुड़ गया। और जिसका जो अगला पार्ट जो नेगेटिव था वो किसके साथ जुड़ जाएगा, H2O मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है। अब जो फोर्स लगता है तो यहाँ पर जल के प्रति इसका फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण बल कौन सा है, विद्युत आकर्षण बल है, तो ये खींचेगा, जिसके कारण कि यहाँ के जो धब्बे पड़े हुए हैं वो इसके साथ चिपक कर बाहर आ जाते हैं और वाश हो जाता है। तो ये आपका कहलाता है मिसेल, जहाँ पर साबुन के छोटे छोटे पार्टिकल जमा होकर पुंज बना लेते हैं। ठीक है? और जिस सांद्रता पर ये पुंज कब बनेंगे, जब आप साबुन को घोलते हैं तो साबुन की सांद्रता बढ़ती है, तो एक निश्चित सांद्रता के पश्चात ही आपका कोलाइडी मिसेल का निर्माण होगा, यानी कि मिसेल फॉर्मेशन होगा। तो उस सांद्रता को हम क्या कहते हैं, CMC कहते हैं, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, क्रिटिकल मिसेलियस कंसंट्रेशन। और ये कौन सी होगी कि जब किसी
परिक्षिप्त प्रावस्था जो आपने मिलाया विलय, उसकी सांद्रता इतनी हो जाए, यानी कि अगर उससे सांद्रता कम हो तो मिसेल नहीं बनेगा, तो कम से कम वह सांद्रता जिस पर कि मिसेल का निर्माण हो उसे क्या कहा जाएगा, CMC कहा जाएगा, क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहा जाता है। तो अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए क्रांतिक मिसेल सांद्रता किसे कहते हैं, तो वह सांद्रता जिस पर कि मिसेल निर्माण हो उसे क्या कहा जाएगा, वह सांद्रता जिस पर मिसेल फॉर्मेशन हो उसे कहा जाएगा। और जिस ताप पर यह आपका मिसेल बनता है उसको क्राफ्ट ताप कहा जाता है, क्राफ्ट ताप। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। और ये अब आपका कौन सा कोलाइडी सॉल्यूशन हुआ है पता है, मल्टी मोलिकुलर, कई अणु मिलकर एक कोलाइडी कण का निर्माण कर रहे हैं। तो ये आपका साबुन की फॉर्मेशन, साबुन के अंदर कोलाइडी फॉर्मेशन है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। तो बच्चों ये था क्लासिफिकेशन पूरा आपका कोलाइड का, जहाँ से आपको कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कोलाइड के जो विलयन होते हैं इनका निर्माण कैसे किया जाए, फॉर्मेशन कैसे किया जाए। फॉर्मेशन के बारे में आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक आप यहाँ तक के टॉपिक को पूरी तरह से तैयार रखें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें, है ना। जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करें। ओके बच्चों, चलो थैंक यू।